को सबसे पहले प्रकाश का इंट्रोडक्शन पढ़ना, प्रकाश से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे, जैसा कि प्रकाश का परावर्तन, प्रतिबिंब के बारे में। किसके बारे में बच्चे? हम पढ़ेंगे दर्पण सूत्र और रेखीय आवर्धन के बारे में। तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, तो 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। इस संसार में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सन। तो जब किसी वस्तु से प्रकाश टकराता है तो उस वस्तु से टकराकर प्रकाश हमारी आंखों में आता है। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो। टूट जाता है अक्सर शीशा पत्थर से, पर टूट जाए पत्थर शीशे से, ऐसे शीशे की तलाश करो जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जैसे अपने लक्ष्य से प्यार नहीं। तो हेलो बच्चों, मैं हूं आकाश, आप सभी का फिजिक्स बड़ी, आप सभी का फिजिक्स मास्टर, आप सभी का फिजिक्स टीचर। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स, जैसा कि हर बार आपको मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस समरी सीरीज में, जो कि आप सभी के लिए अवेलेबल है आपके प्यारे से छोटे से क्यूट से वे में, इन प्यारे से चैप्टर्स को कराने के लिए। तो भाइयों और बहनों, रेगुलर क्लासेस, बैच और समरी सीरीज में डिफरेंस क्या है? अब समरी सीरीज में हम इतना बड़ा जो चैप्टर है ना, इतना बड़ा चैप्टर ना, उसे इतने कम टाइम में करेंगे, इतने बड़े चैप्टर को इतने कम टाइम में करेंगे, जिससे हमारा टाइम भी बचेगा। जिस टाइम तो भाई बचना ही है, अब तो एग्जाम्स नजदीक हैं, कुछ महीनों की बात है, कुछ दिनों की बात है। अब आप उन दिनों को आर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इतना कम टाइम है। तो बच्चे, अपने टाइम को बचाने के लिए आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं समरी सीरीज, वो भी आप सभी के लिए बहुत कम टाइम में सारे लेक्चर को रिवाइज करने के लिए। तो बच्चे, मैं हूं आकाश, आप सभी का फिजिक्स मास्टर, आप सभी का फिजिक्स बड़ी, आप सभी का फिजिक्स टीचर। आपको पढ़ाऊंगा आज फिजिक्स क्लास 10th का एक बहुत अच्छा चैप्टर, जिसमें बहुत मजा आने वाला है बच्चे, बहुत मजा आने वाला है। अब देखो बेटा, बात कुछ ऐसी है कि एग्जाम्स नजदीक हैं। एग्जाम लिटरली, अगर आप आने वाले एग्जाम के टाइम को आप डेज में कन्वर्ट करना चाहो, इजीली डेज में कन्वर्ट कर लोगे। अब डेज को आर में कन्वर्ट करना चाहो ना, आप आर में भी काउंटेबल रहेंगे। तो एग्जाम बहुत नजदीक है बेटा, अब तेरा टाइम है, अब तेरा टाइम है। तुझे मेहनत करना है, कुछ करके दिखाना है, कुछ लग के करना है। अगर तूने अभी भी कहते ना, उठो जागो और चलो जब तक तुम्हें अपना लक्ष्य ना मिल जाए। तो बच्चे, अगर अभी भी अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर ना हुए, अभी भी तुम नहीं जागे नींद से, अभी भी तुमने अपनी पढ़ाई चालू नहीं करी, तो वक्त बहुत देर हो जाएगा। और जिसने वक्त की कीमत कर ली, वक्त उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू करता है। वक्त बहुत कीमती है बेटा, इस वक्त की कदर करना हमारी जिंदगी का सबसे अनमोल रतन है। तो बच्चे, इसी के साथ एक आखिरी बात आपको करता हूं और उसके बाद हम क्लास शुरू करेंगे। देखो बेटा, रिजल्ट आपका है, भविष्य आपका है, कैरियर आपका है। हम आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं, हम आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन फॉलो आपको करना ही है। लिटरली एक शिक्षक, एक टीचर, एक लेक्चरर, एक फैकल्टी, उसका सपना यही होता है कि उसका जो स्टूडेंट है ना, वो स्टूडेंट उन ऊंचाइयों को छुए जिसे वो ना छू पाया हो, उन ऊंचाइयों को छुए जो उसके सपनों में देखता हो, उन ऊंचाइयों को छुए जहां पर उसकी खुद की ख्वाहिश हो। क्योंकि बेटा ऐसा है कि एक टीचर की असली कमाई पैसा नहीं होती है। एक टीचर की असली कमाई वो होती है जब उसका शिक्षा, जब उसका जो स्टूडेंट होता है, वो स्टूडेंट अच्छी जगह पर, अच्छे प्रतिष्ठित जगह पर बैठकर कार्य कर रहा होता है। वो होता है गर्व का समय। तो मैं भी चाहता हूं कि आप सभी मुझे इस गर्व के मौके को फील करने का ये मौका दें भाई। तो भाई याद रखना इन बातों को बहुत ज्यादा अच्छी तरह से। तो मैं हूं आकाश, तीसरी बार बोल रहा हूं अपना नाम, तीसरी बार बोल रहा हूं अपना नाम। अब शुरू करते हैं आज की क्लास, लेके प्रभु का नाम। अब अच्छा देखो, बात यह है, अराउंड 1 घंटे का लेक्चर होगा। इस 1 घंटे के लेक्चर में हम अराउंड 50% चैप्टर कवर करेंगे। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इसका 50% पोर्शन आज कवर करेंगे और 50% पोर्शन नेक्स्ट में कवर करेंगे। अच्छा, अगर आप बैच में पढ़ते हो तो आप जानते हो इस चैप्टर को मैंने अराउंड 7-8 लेक्चर में कराया, लेकिन क्योंकि ये समरी है, पूरे चैप्टर की समरी है। अच्छा देखो बेटा, यहां पर हम बहुत ज्यादा शॉर्ट में भी नहीं पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा डेप्थ में भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इजी भी है, बहुत टफ भी है, कुछ भी कह सकते हो। इसे हम बहुत डेप्थ में भी नहीं पढ़ेंगे, बहुत शॉर्ट में भी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इतना पढ़ेंगे जितना आपके लिए रिक्वायर्ड है, इतना पढ़ेंगे जितना आपके लिए जरूरी है। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास, लेके प्रभु का नाम। तो भाई, आज हम पढ़ने क्या वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं, अब देखो बेटा ध्यान से समझना, टॉपिक का नाम क्लियर होना चाहिए। अब होता क्या है, कुछ बच्चे जो लेक्चर होता है ना, मूवी की तरह देखते हैं। अरे वाह, क्या मूवी चल रही है सर, क्या एक्टिंग कर रहे हो सर, क्या डायलॉग बोल रहे हो, ये कोई मूवी नहीं है। टॉपिक क्लियर होना चाहिए। टॉपिक क्लियर होगा ना तो आने वाले कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आपको पता तो हो आपका लक्ष्य क्या है, मैंने शुरुआत से ही लक्ष्य, आपको पता तो हो आपका टारगेट क्या है। अगर आपको आपका टारगेट और आपका लक्ष्य पता होगा ना, मतलब आज की क्लास के लिए हमारा चैप्टर का नहीं पता होगा, आज की क्लास के लिए आपको चैप्टर के बारे में पता होगा ना, तो आप बहुत अच्छे से उस चैप्टर को समझ पाओगे। तो बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर रिलेटेड है जो प्रकाश है। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में, ठीक है।
प्रकाश वो नहीं तुम्हारे किसी दोस्त का नाम प्रकाश हो तो सोच रहे हम उसके बारे में पढ़ लें, नहीं, हम प्रकाश से संबंधित कुछ घटनाएं पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक बातें भी करेंगे, कुछ एडवांस बातें भी करेंगे, बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बस बने रहना आप मेरे साथ। अब उससे रिलेटेड हम कौन कौन सी बातें पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे कुछ बातें परावर्तन की, क्योंकि आज ये लेक्चर का पहला पार्ट है तो हम परावर्तन की ही बातें करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पूरी तरह से सिखाऊंगा अपवर्तन के बारे में। तो अपनी कमर की पेटियां बांध लें, मतलब अपनी कमर की पेटियां, वो पेटी मत समझना जो घर में रखी हुई है जिसके ऊपर तुम बैठे हुए हैं, जिसके ऊपर बेल्ट, अपनी सीट बेल्ट को बांध लें, क्योंकि हम भरेंगे एक बहुत लंबी उड़ान। स्पीड तेज रहेगी, स्पीड तेज रहेगी तो स्पीड को मेंटेन करने के लिए मैं ड्राइवर सीट पर हूं, मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल उबड़ खाबड़ रास्ते हैं तो आपको बिल्कुल स्मूथ राइड का मजा दिया जाए, तो स्पीड बड़ी शानदार रहेगी, बड़ी तेज रहेगी, बस अपनी सीट्स पर बने रहना। तो चलो शुरू करते हैं, आज हम टॉपिक्स लिस्ट के साथ देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। तो भाई आज की टॉपिक लिस्ट कहती है कि आपको सबसे पहले प्रकाश का इंट्रोडक्शन पढ़ना। मैं फिर से कह रहा हूं, प्रकाश तुम्हारे किसी दोस्त का नाम हो, हम उसके बारे में नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं लाइट के बारे में। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं बेटा? लाइट के बारे में। उसके बाद प्रकाश से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे, जैसा कि प्रकाश का परावर्तन। यार परावर्तन तो पढ़ लेंगे, परावर्तन पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में? प्रतिबिंब के बारे में। किसके बारे में बच्चे? प्रतिबिंब। और आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे दर्पण सूत्र और रेखीय आवर्धन के बारे में। ठीक है, प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन, प्रतिबिंब, दर्पण सूत्र और रेखीय। बेटा देखो ऐसा हुआ है, आप इंडिया के किसी भी बोर्ड की बात करो, मैं और अराउंड ऑल ओवर इंडिया, इंडिया के किसी भी बोर्ड में इसके बेसिस पर क्वेश्चन कंफर्म होता है, इसके बेसिस। तो आज का लेक्चर आप ध्यान से देख लो, गारंटीड आपको पूरी बातें क्लियर हो जाएंगे। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक नंबर 1। अब पहली बात, प्रकाश क्या है? क्या सोच रहे हो मेरे दोस्त का नाम प्रकाश है? वो वाले नहीं, प्रकाश का मतलब होता है लाइट। अगर आपके घर में आप लाइट्स के ऑफ स्विच ऑफ कर दो, अंधेरा हो जाएगा, मतलब प्रकाश नहीं है, मतलब प्रकाश नहीं, अंधेरा हो गया मतलब प्रकाश नहीं। अब प्रकाश क्या है? प्रकाश जो हमें चीजों को देखने में समर्थ। अभी मैं लाइट ऑफ कर दूंगा तो क्या मैं आपको दिखाई दूंगा? नहीं दूंगा। आप अपने घर की लाइट्स ऑफ कर दोगे, क्या आपको आसपास की वस्तुएं दिखाई देंगी? नहीं। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश पहला एक ऐसा भौतिक गुण, ऐसा गुण कह रहा हूं मैं, अब ये गुण कह रहा हूं क्यों? या फिर ऐसी भौतिक वस्तु भी हो सकती है, या फिर कुछ ऐसा है, अभी शब्दों को सुना, अपन इसको मैनिपुलेट करेंगे आगे जाके। प्रकाश कुछ ऐसा कुछ है जिसकी वजह से हम चीजों को देख पा रहे हैं। अगर प्रकाश नहीं होना तो आप मुझे भी ना देख पाओ। आपके मोबाइल का जो स्क्रीन है ना, वो कंटिन्यू प्रकाश को निकाल रहा है, उस प्रकाश की वजह से ही आप मुझे देख पा रहे हो। तो प्रकाश के कारण ही आप आसपास की वस्तुओं को देख पाते हो। यदि प्रकाश नहीं तो आप आसपास की वस्तुओं को नहीं देख पाओगे। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या बोला मैंने? बोला था ना, कभी गुण बोल रहा था, कभी वस्तु बोल रहा था। तो प्रकाश बेसिकली क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा। अरे संसार में सबसे अधिक क्या है? ऊर्जा। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण आप आसपास की वस्तुओं को देख पाते हो। तो यदि आप किसी वस्तु को देखना चाहते हो, यदि आप किसी वस्तु को देखना चाहते हो, तो आप किसके बारे में बात कर रहे हो? आप प्रकाश के बारे में होता है। प्रकाश अंधकार को समाप्त करता है। अपनी जिंदगी में प्रकाश लाइए, आपकी जिंदगी का अंधकार स्वयं समाप्त हो जाएगा। तो प्रकाश क्या करता है? अंधकार को समाप्त करता है। अंधकार क्या है? प्रकाश की अनुपस्थिति तो अंधकार है। जिंदगी में शिक्षा का प्रकाश लाइए, जिंदगी के सारे अंधकार को समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो बेटा प्रकाश के कारण ही हम आसपास की वस्तुओं को देख पाते हैं। यार बड़ा सिंपल सा फिनोमेना है ना। दिन में प्रकाश किससे मिलता है? सूर्य से। दिन में प्रकाश किससे मिलता है? सूर्य से। और रात को प्रकाश, चंद्रमा थोड़ा बहुत प्रकाश देता है, तो रात को हम वस्तुएं देख नहीं पाते हैं। तो प्रकाश क्या है बच्चा? हमें यहां पता चलता है कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है बेटा? ऊर्जा। एक प्रकार की क्या है? एनर्जी। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की एनर्जी, और इसे बोलते हैं ऊर्जा। ठीक है, जिसके कारण हम आसपास की वस्तुओं को देख पाते हैं। यदि आप बात कर रहे हो प्रकाश की, तो बड़ी सिंपल सी परिभाषा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हम आसपास की वस्तुओं को देख पाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी बातें आज प्रकाश से संबंधित, इतनी सारी बातें हैं कि आप खुद भी कहोगे सर आगे। अब देखो बेटा, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, इस पूरी दुनिया में ना मैं, ना तुम, ना पेन, ना कॉपी, ना हवा, ना इलेक्ट्रिसिटी, ना कुछ, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो प्रकाश से तेज चल सके। प्रकाश कितनी तेज चलता है? अब ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा होगा, प्रकाश कितनी तेज चलता है? हमारी कल्पना से भी तेज, हमारी इमेजिनेशन से भी तेज चलता है। तो प्रकाश जो होता है ना बेटा, बहुत तेज गति से चलता है। कितनी तेज गति से? आप गिनना, मैं लिख रहा हूं यहां पर 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इतने मीटर चलता है कितनी देर में? 1 सेकंड में।
यार मैं तो गिन नहीं पा रहा हूं, आप शायद गिन लो, तो गिन लेना भाई। तो प्रकाश इतना चलता है 1 सेकंड में। ये ऐसे लिखना अच्छा नहीं लग रहा, तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, तो 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो प्रकाश जो होता है ना अराउंड 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड चलता है। अच्छा देखो, वैसे इसकी वैल्यू जो होती है 2.98 होती है, लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली इसे कितना मानते हैं 3। तो प्रकाश जो होता है बेटा बहुत तेज गति से चलता है, बहुत तेज गति से, बहुत तेज, हमारी इमेजिनेशन से भी तेज। हम, मेरी आवाज जो आप तक पहुंच रही है ना, उसकी स्पीड लगभग 350 मीटर पर सेकंड होती है, 350 मीटर पर सेकंड, तो फिर भी कितनी तेजी में पहुंच जाती है। अब प्रकाश तो कितनी तेज चल रहा है, कितनी तेज भाई, 1 सेकंड में इतने मीटर। मैं देखो, मैं 1 सेकंड चल के दिखाऊं, 1 मीटर चला, इतना नहीं चल पाऊंगा मैं 1 सेकंड में। 1 सेकंड में एक एवरेज आदमी जो होता है ना 1 किलोमीटर 10 मिनट में पूरा कर रहा है, एवरेज वैल्यू। हो सकता है आप 2 मिनट में पूरा कर ले, आप यूसेन बोल्ट से भी तेज भागते हो, तो एक एवरेज वैल्यू है। तो बच्चा प्रकाश लगभग इतनी दूरी तय करता है 1 सेकंड में। आगे तो क्वेश्चन का आंसर दे दो यार। क्वेश्चन कहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी। अच्छा, एक शब्द यहां पर मेंशन किया है, निर्वात। ये निर्वात का मतलब क्या है? निर्वात का मतलब जहां हवा भी ना हो, किसी भी वस्तु की अनुपस्थिति, किसी भी माध्यम की अनुपस्थिति, जहां हवा भी ना हो ना, वो क्या कहलाएगा बच्चे? निर्वात। तो वायु या निर्वात में इसकी गति, प्रकाश की गति इतनी अधिक होती है यदि हम किसी और माध्यम में आ जाए। एग्जाम्पल के लिए, हम कांच में से प्रकाश गुजरता है यार, पानी में से भी प्रकाश गुजरता है, क्योंकि कांच भी पारदर्शी है, पानी भी पारदर्शी है। तो यदि कांच या पानी में से प्रकाश गुजरता है तो उसकी गति कैसी हो जाती है? धीमी हो जाती है। तो निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? 1 2 3 4, ये सही जवाब है, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। अब बढ़ते हैं बच्चे प्रकाश की गति प्रकृति। अब अलग अलग वैज्ञानिक, मतलब यार ये बात है जब हम पैदा भी नहीं होते, हमारी शायद 2-3 जनरेशन ऊपर भी नहीं आई होगी, अराउंड 16 सेंचुरी से प्रकाश के बारे में लड़ाई युद्ध वाली लड़ाई नहीं हुई, डिस्कशन शुरू हुआ लाइट के बारे में। अलग अलग वैज्ञानिक, जैसे न्यूटन सर कहते थे लाइट जो है कॉर्पस्कल से बनी हुई है, लाइट जो है कणिकाओं से मिलकर बनी हुई है। हाइगन सर कहते थे लाइट जो है तरंग के माध्यम की है। फिर डी ब्रॉगली सर ने कहा कि तुम मत लड़ो, तुम्हारी लड़ाई का खात्मा मैं करूंगा। प्रकाश दैती प्रकृति का होता है। प्रकाश कैसा होता है? दैती। कभी कभी वो कण की तरह भांति, किसकी तरह? कण की भांति व्यवहार करता है, और कभी कैसे करता है आपको वक्त आने पर सब बताया जाएगा। कभी कभी ये कण की भांति व्यवहार करता है, और कभी कभी ये तरंग की भांति। दो मुंह है ये, 2 मुंह है। जैसे मेरा मुंह यहाँ से अलग, एक ही है यार, मजाक कर रहा हूं, तो ये 2 मुंह होता है। तो कण और तरंग की भांति व्यवहार करता है प्रकाश। तो प्रकाश की, इसे कहा जाता है डुअल नेचर। क्या कहा जाता है बच्चे? डुअल नेचर। अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं प्रकाश की द्वैती प्रकृति। चलिए अब आगे बढ़ते बेटा। अब तरंग प्रकाशिकी क्या है बेटा? देखो बहुत सी बुक्स में इसकी डेफिनेशन दी हुई है और बहुत सी बुक्स में नहीं दी हुई है कि तरंग प्रकाशिकी क्या है। अब अच्छा देखो, प्रकाश की तरंग के बारे में हम पहले समझें कि प्रकाश तरंग क्या होती है। अब अच्छा देखो, मान लो इस संसार में, वैसे आप जानते हो इस संसार में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सन। तो इससे आने वाली जो ऊर्जा होती है ना, इससे आने वाली ऊर्जा, मतलब जब प्रकाश होता है ना, वो हमारे पास तरंग के रूप में आता है। किस फॉर्म में आता है बच्चे? रेस के रूप में। ठीक है। अब जब हम लाइट की रे की स्टडी करते हैं, जब प्रकाश की तरंग की भांति व्यवहार की हम जब अध्ययन करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तरंग प्रकाशिकी। क्या कहते हैं बच्चे? तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी जब हम प्रकाश के तरंग व्यवहार की अध्ययन करते हैं, प्रकाश के तरंग व्यवहार की अध्ययन करते हैं, तो ये क्या कहलाता है बच्चे? दैट इज कॉल्ड तरंग प्रकाशिकी। बेटा याद रखना, देखो कुछ बुक्स में ही दिया हुआ है, मैं हर बुक की बात नहीं कर रहा हूं, तो जिन बुक्स में नहीं दिया उन बुक्स के लिए तो यार आपको मैं बता दिया ना, काय को टेंशन ले रहे हो भाई? काय को चिंता ले रहे हो? तुम्हारे आकाश सर हैं तो टेंशन नहीं लेने का बाबा। चलो, तरंग प्रकाशिकी क्या है? चलो आगे बढ़ते बेटा। अब प्रकाश क्या है ये यार मुझे याद आ रहा है, प्रकाश एक प्रकार की डिश है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अब प्रकाश क्या है इसके बारे में आप, अच्छा एक क्वेश्चन और, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? प्रकाश की प्रकृति दैती प्रकृति। कैसी प्रकृति होती है? दैती प्रकृति। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं, और प्रकाश की जो प्रकृति होती है दैती प्रकृति होती है। अब दैती प्रकृति कैसी होती है? आंसर दे देना। अच्छा आंसर कहां दोगे? अब आप कमेंट में दे देना, मैं देख लूंगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं। यार प्रकाश की गति भी बता देना है, मैं भूल गया। मेरे को फिजिक्स आकाश सर ने नहीं पढ़ाई, वो आकाश सर ने सब बताया था कि प्रकाश की गति अधिकतम निर्वात या वायु में होती है। अब निर्वात या वायु में अधिकतम गति कितनी होती है? अरे बाबा तुम बताओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब ये बात क्या है भाई? आप सोच रहे होगे कि ये कौन सा विज्ञान बता दिया सर, आपने तो अभी कहा था कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, लेकिन अब आप बोल रहे हो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब शब्दों को सुनना। अब क्या हुआ? अलग अलग वैज्ञानिक
18वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, इन सभी शताब्दियों में अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग डिस्कवरी कर रहे थे। अब उस दौरान डिस्कवरी हुई विद्युत चुंबकीय तरंगों की। अब विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं? सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है ना, सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है ना, उस ऊर्जा का नाम क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। मैं आपको कुछ नाम बताता हूं, शायद आपने सुने हो। गामा रेज नाम तो सुना ही होगा, एक्सरे नाम तो सुना ही होगा, यूवी रेज नाम तो सुना ही होगा, रेडियो वेव्स नाम तो सुना होगा। बस इसी सीरीज में प्रकाश भी होता है। तो हमारे जो सन से ऊर्जा आ रही है ना, वो किस रूप में आ रही है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। किस रूप में आ रही है? विद्युत चुंबकीय तरंगों। अब विद्युत चुंबकीय तरंगों का कुछ हिस्सा हमें दिखाई देता है, पूरा हिस्सा नहीं। क्या बोला? विद्युत चुंबकीय तरंगों का कुछ हिस्सा हमें दिखाई देता है, और जो हिस्सा हमें दिखाई देता है ना, वही कहलाता है प्रकाश। ठीक है, वही क्या कहलाता है बच्चे? प्रकाश। तो प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग। अच्छा सर, एक बात, आपने बोला कि लाइट की स्पीड होती है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो क्या गामा रेज, अल्फा रेज, यूवी रेज, इंफ्रारेड रेज, रेडियो वेव, इन सब की भी स्पीड यही होगी? बिल्कुल सही। इनकी गति भी कितनी होगी? 3 गुणा 10 की पावर 8। अच्छा देखो, इसको विद्युत चुंबकीय तरंग क्यों कहा गया, अब मैं आपको बताता हूं। अच्छा, विद्युत चुंबकीय तरंग कहने का कारण सिंपल सा है कि इसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। एक दूसरे के कैसे होते हैं बच्चे? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब लंबवत। अधिक जानकारी के लिए क्लास 12th में आपको एक एक बात पढ़ाई जाएगी, क्योंकि वहां पर विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए यूनिट नंबर 5, एनसीईआरटी यूनिट नंबर 5 है। उस यूनिट नंबर 5 में हम प्रकाश के विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि कुछ तरंगें होती हैं जो कि प्राकृतिक होती हैं, इन्हें मनुष्य ने नहीं बनाया, ये प्रकृति से बनाई हुई है। जैसे सन से आने वाला जितना भी प्रकाश है, सन से जाने वाली जितनी भी ऊर्जा है, वो सारी की सारी ऊर्जा किस रूप में हमारे पास आती है? अच्छा, ऐसा होता है ना कि यार कभी कभी बारिश के टाइम में हमारे जो कपड़े होते हैं, हमारे जो बर्तन होते हैं, हमारे जो खाने की चीजें होती हैं, उनमें फफूंद लग जाती है, फंगस हो जाती है। तो हम क्या करते हैं? उसे उठाकर धूप में रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। धूप में क्यों रखते हैं? फील तो करो, हम ये नेचुरल चीज है। धूप में इसलिए रखते हैं क्योंकि सन से अल्ट्रा वायलेट रेज आ रही हैं, सन से यूवी रेज आ रही हैं, जो कि जर्म किलर होती हैं, जो कि बैक्टीरिया को मार देती हैं। अब बैक्टीरिया और छोटे मोटे इंसेक्ट जो है उनको खत्म कर देती हैं। इस वजह से हम उसे किस में रख देते हैं? धूप में रख देते हैं। ठीक है यार, प्रकृति की सारी चीजें हम लोगों को पहले से ही पता थी, इसी वजह से हम पहले से इसका यूज करते आ रहे हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है जो कि 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड से चलता है। अच्छा देखो, विद्युत चुंबकीय तरंग ऊपर लिखा हुआ है ना, इस विद्युत चुंबकीय तरंग में बहुत सारे रूप होते हैं, मतलब इसका स्पेक्ट्रम होता है, 7 तरंगें होती हैं, उनमें से एक है प्रकाश। ठीक है, जिससे न्यूटन सर ने डिफाइन किया। किसने डिफाइन किया? न्यूटन सर ने। न्यूटन सर के बारे में कौन नहीं जानता यार? न्यूटन सर ने कब डिफाइन किया? 1666 में, 1666 में न्यूटन सर ने प्रकाश के बारे में डिफाइन किया। तो प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है जो कि मानव नेत्र को देखने की संवेदना देती है। मैं प्योर हिंदी की बात कर रहा हूं, जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की डैश 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 तरंग है। अब आंसर आप बताना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का सीधी रेखा में गमन। अब भाई आपका कोई दोस्त है, अगर वो सीधी रेखा में जा रहा है, मतलब सीधी लाइन में जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? प्रकाश का सीधी रेखा में गमन। वो वाली बात नहीं कर रहा है, मैंने पहले ही बोला था प्रकाश का मतलब दोस्त नहीं है। प्रकाश का मतलब है लाइट। प्रकाश का मतलब क्या है? लाइट। तो लाइट जब स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है, कैसे पाथ को ट्रैवल करती है? स्ट्रेट पाथ को ट्रैवल करती है, तो उससे कहा जाता है प्रकाश का सीधी रेखा में गमन। आप एक सेकंड के लिए इमेजिन करो यार, आप एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, ये रहा सन। अब सन से जो प्रकाश आ रहा है, क्या आ रहा है? सन से जो प्रकाश आ रहा है वो कैसा कैसा आएगा? सीधा। मान लो ये था सन और ये है हमारा गोला, मतलब हमारा नीला नीला गोला मतलब हमारी अर्थ। तो बच्चे ये जो सन से आने वाली लाइट रे है, वो लाइट रे सीधी ही होती है। अच्छा, ये वाला हिस्सा कौन सा वाला हिस्सा? ये वाला हिस्सा, यहां पर क्या हो रही होगी? सुबह। यहां पर क्या हो रही होगी? सुबह। और यहां पर क्या हो रही होगी? रात। अगर प्रकाश सीधी रेखा में गमन नहीं करता, अगर प्रकाश घूम फिर के आता, तो प्रकाश यहां से यहां घूम के यहां भी सुबह कर देता, पर ऐसा होता ही नहीं है। प्रकाश कैसा गमन करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। कैसा गमन करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। ऐसा नहीं होता कि यार सीधा सीधा जा रहा है और उसे रास्ते में नाश्ते की दुकान दिख गई, वहां रुक जाए नाश्ता करने, नहीं, वो डेविएट नहीं होता, वो सीधा चल रहा है तो सीधा ही चलेगा। पूरे ब्रह्मांड में जो भी प्रकाश है ना, वो प्रकाश हमारा जो मिल्की वे, उस मिल्की वे में हमारी जो आकाश गंगा है, उसमें ये भाई साहब है ना, ये भाई साहब प्रकाश दे रहा है। ये भाई साहब प्रकाश क्यों दे रहा है? क्योंकि इनका तापमान ज्यादा है। जिस भी वस्तु का तापमान ज्यादा होता है ना, वो अपने में से प्रकाश को निकालने लगते हैं। ठीक है, अब ये मत कहना कि सर अपना तापमान बढ़ा के दिखाओ, प्रकाश निकाल के दिखाओ ना। टॉर्च रखिए ना, टॉर्च जला के देख लेना, मोबाइल की टॉर्च है उसे जला के देख लेना। तो बच्चे देखो,
ये जो है ना भाई साहब, ये भाई साहब से जो प्रकाश निकल रहा है वो सीधा जा रहा है। अच्छा, क्या सन से निकलने वाला प्रकाश ही सीधा चलता है? क्या किसी और वस्तु से निकलने वाला प्रकाश सीधा नहीं चलता? हर वस्तु से प्रकाश निकल रहा है ना, तो वो प्रकाश कैसे चलता है? सीधा। अच्छा, एक बात और बताऊं आपको, ये तो मैंने पीले कलर का बनाया, लेकिन सन से आने वाला जो प्रकाश होता है ना, वो हमेशा सफेद रंग का होता है। कैसा होता है बच्चे? श्वेत रंग। हमें पीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण, वो कैसा होता है बच्चे? सदैव श्वेत रंग का होता है। सदैव कैसा होता है? अच्छा देखो, ये सन है ना, चारों ओर प्रकाश दे रहा है, यहां भी भेज रहा होगा, यहां भी भेज रहा होगा, यहां भी, और कुछ बाहर भी निकल रहा होगा। तो श्वेत रंग का प्रकाश होता है, जो कि अपने अंदर 7 रंगों को समाहित रखता है। उन 7 रंगों के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा मानव नेत्र वाले चैप्टर में। चलो, इसके बारे में क्लियर बात है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। यार बड़ा क्वेश्चन टफ है यार, बड़ा टफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में। मुझको तो नहीं आता आंसर, मुझको तो नहीं आता। आपको आता है तो आप आंसर दे देना। चलो आगे बढ़ते हैं। हम किसी वस्तु को क्यों देख पाते हैं? मैं आपको बताता हूं आप किसी वस्तु को क्यों देख पाते हो। मेरे पास कोई वस्तु हो तो मैं दिखाता हूं। मान लो मेरे पास ये रिमोट है, या तो ब्लैक कलर का है, ये मेरे पास चार्जर है, ठीक है। आप इस चार्जर को क्यों देख पा रहे हो? मैं इस चार्जर को क्यों देख पा रहा हूं? देखो ऊपर बहुत सारी लाइट्स लगी हुई हैं, आपको लाइट्स नहीं दिख रही होंगी, तो ऊपर से आने वाली लाइट्स इस पर पड़ रही हैं और टकराकर मेरी आंखों में पड़ रही हैं। अगर मैं इसे हटा दूं तो प्रकाश सीधा गुजर जाएगा, तो मुझे यहाँ इसलिए कुछ नहीं दिख रहा। अब यहाँ से प्रकाश इस पर टकरा रहा है और टकराकर आंखों पर पड़ रहा है। तो किसी भी वस्तु को हम देख पाते हैं प्रकाश के कारण। अगर किसी वस्तु से प्रकाश नहीं टकराता, जैसे देखो यहां पर जो मैं हाथ हिला रहा हूं, इस एरिया में कुछ भी नहीं है, मतलब यहां पर प्रकाश नहीं टकरा रहा। प्रकाश कैसे चला जा रहा है? सीधा चला जा रहा है। तो जब किसी वस्तु से प्रकाश टकराता है तो उस वस्तु से टकराकर प्रकाश हमारी आंखों में आता है। इमेजिन करो आप किसी कमरे के बाहर खड़े हुए हो और कमरे के अंदर अंधेरा है, तो क्या आपको कमरे के अंदर रखी हुई वस्तुएं दिखाई देंगी? नहीं दिखाई देंगी यार, क्योंकि वहां पर रखी वस्तुओं से प्रकाश टकराकर हमारी आंखों पर नहीं आ रहा। इस कारण से अंदर रखी हुई वस्तु हमें नहीं दिखाई दे रही। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। अच्छा, अब आप अंदर वाला जो रूम है ना, उस रूम के लाइट्स को ऑन कर दो, तो अंदर रखी हुई वस्तुएं आराम से दिखाई देने लगी ना। क्यों? क्योंकि वहां से टकराकर वस्तुओं से प्रकाश हमारी आंखों में आने लगा। तो प्रकाश का सबसे मूलभूत उपयोग क्या है? तो प्रकाश का मूलभूत उपयोग है वस्तुओं को देखने में, जो हम ना चाहकर भी करते हैं। हम चाहते तो ये चीजें हमें देखें, लेकिन अगर हम ना चाहें तो भी प्रकाश के कारण ही हमें वस्तुएं दिखाई देंगी। तो किसी वस्तु को हम क्यों देख पाते हैं? प्रकाश के कारण। अब प्रकाश किसी सतह से टकराता है, टकराकर हमारी आंखों पर आ जाता है, जिसके कारण वो वस्तु हमें दिखाई देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यार ये भाई साहब हैं बबुआ सर। बबुआ सर को तो तुम जानते ही होगे, ये बबुआ सर हैं, बबुआ, ठीक है। ये बबुआ सर कह रहे हैं कि सर मुझे मेरा होमवर्क दिखाई नहीं दे रहा। तो मैंने कहा क्या, यहाँ पर एक बल्ब जला दिया। ये तो अगले दिन ये जो स्कूल में आने वाले थे, कोचिंग में आने वाले थे, पीडब्ल्यू पर अपना होमवर्क डालने वाले थे, लेकिन इन्होंने बहाना मारने की सोची कि घर में तो लाइट ही नहीं है, तो हमने लगा दिया बल्ब। अब इस बल्ब से जा रही है लाइट, प्रकाश, और प्रकाश टकराकर इनकी आंखों पर पड़ रहा है, जिसके कारण इन्हें आसपास की वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो इसी के साथ यार ये बड़ा यहां से कॉम्प्लिकेटेड चीजें स्टार्ट होती हैं, यहां से टॉपिक जो है ट्विस्ट कर जाता है। अब क्या होगा प्रकाश यदि किसी सतह से टकराता है, तो ये पूरी तरह से निर्भर करेगा कि वो सतह कैसी है। ये पूरी तरह से डिपेंड करेगा वो सतह कैसी। उदाहरण के लिए ये मैंने अभी लिया था, ये भाई साहब लिया था मैंने, इससे प्रकाश टकराकर मेरी आंखों तक आ गया। अब क्या होता अगर मैं ग्लास का टुकड़ा लेता? आप ग्लास इमेजिन कर रहे हो, वो पानी वाला ग्लास नहीं, कांच का टुकड़ा लेता, तो प्रकाश उसमें से गुजर जाता। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम जा रहे होते हैं किसी शोरूम में या फिर किसी रेस्टोरेंट में या कहीं पर, हम जाते जाते हैं और अचानक से गेट से टकरा जाते हैं, क्योंकि हमें वो गेट दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि उससे प्रकाश सीधा गुजर जाता है। तो प्रकाश यदि किसी सतह से टकराता है तो क्या होगा, यह पूरी तरह से निर्भर करता है कि वो सतह कैसी है। उदाहरण के लिए यदि सतह पारदर्शी है, मैं कुछ कोशिश करता हूं बनाने की, यदि सतह पारदर्शी है, मान लो ये एक सतह है जो पूरी तरह से पारदर्शी है। कैसी है बच्चे? पारदर्शी है। तो इस पर कोई प्रकाश किरण आएगी? इस पर कोई प्रकाश किरण आती है तो वो अरे भाई ये क्या बन गया, इस पर कोई प्रकाश किरण आती है तो ये प्रकाश किरण आई और टकराकर सीधी चली गई, ये प्रकाश किरण आई और टकराकर पार चली गई, ऐसे कुछ होगा। अब क्या होगा यदि ये सतह पारदर्शी ना हो? क्या होगा यदि ये सतह पारदर्शी ना हो? सफेद कलर लेते हैं यार, यदि ये सतह सफेद कलर की हो तो अब क्या होगा? ये प्रकाश की किरण आएगी,
प्रकाश की किरण आएगी टकरा कर और कहां जाएगी बच्चा, वापस आ जाएगी। तो प्रकाश यदि किसी सतह से टकराता है तो क्या होगा, ये बात डिपेंड करती है, ये बात निर्भर करती है कि सतह पारदर्शी है। अगर पारदर्शी है तो प्रकाश गुजर जाएगा यार, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। और यदि सतह अपारदर्शी हो, यदि सतह थोड़ी सी शाइनी हो, यदि सतह थोड़ी सी चमकीली हो, अगर अगर ब्लैक कलर यहां रख देते तो शायद इतना प्रकाश टकरा कर नहीं जाता। तो बच्चे यदि सतह चमकीली होती है ना तो क्या होता है, उससे प्रकाश टकराकर कहां चला जाता है, वापस चला जाता है। और यहां से शुरुआत होती है हमारे चैप्टर के टॉपिक्स की, जिसका नाम है प्रकाश। तो हम बेसिक सीख चुके हैं, अब चैप्टर का टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या है, परावर्तन। ठीक है, तो प्रकाश देखो बेटा ध्यान से, प्रकाश जब किसी चमकीली सतह से टकराया तो टकराकर वापस आ गया, ये क्या कहलाया, परावर्तन। और जब प्रकाश एक पारदर्शी सतह से टकराया तो सतह के अंदर चला गया, सतह को पार करके दूसरी तरफ चला गया, ये क्या कहलाया, अपवर्तन। ठीक है, तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ सिर्फ परावर्तन के बारे में, सिर्फ सिर्फ रिफ्लेक्शन के बारे में आज हम पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। चलिए आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े। तैयार हैं आप लोग, तैयार हैं, तैयार हैं। अपनी एनर्जी को बनाए रखना, अपनी एनर्जी को मेंटेन। बच्चे देखो, जब भी क्लास अटेंड करा करो ना, नोट्स बनाते रहा करो। वैसे तो आपको ये प्यारे प्यारे से नोट्स मिल जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत कर लिया करो। ऐसा नहीं कि ऐसे टांग डाल के ऐसे बैठे हुए मूवी देख रहा है, मूवी भी नहीं देख रहे हो आप, लेक्चर पढ़ रहे हो। आप कुछ ज्ञान लेने आए हो, आपको सीखने आए हो बेटा। और जब भी आप सीखने आए हो ना तो साथ साथ सीखोगे ना, साथ साथ करोगे ना, तो आपको चीजें आसान लगेंगे। अब जल्दी बताओ, इतनी देर में आपको सारी चीजें क्लियर हैं। वैसे ये चैप्टर आपको रिव्यू देने के लिए, ये चैप्टर आपको रिवाइज करने के लिए ये जो सीरीज बनाई गई है, मेनली रिवाइज करने का टारगेट है बेटा। ठीक है, क्योंकि बेटा आप भी जानते हो अब समय कम है, वैसे ही फास्ट ट्रैक बैचेस चालू हैं, आप वहां पर भी देख सकते हो सारी चीजें। चलो, अब प्रकाश का परावर्तन बेटा देखना, यहां से हमारे लिए नई नई चीजें स्टार्ट होती हैं। यदि एक सतह है, ये रही सतह, ठीक है, कैसी सतह है, अब बच्चों ये देख लो सतह, ये मान लो मैंने ली एक चमकदार सतह। कैसी सतह ली, चमकदार सतह। उदाहरण के लिए ये ली थी मैंने सफेद रंग की सतह, ये मेरे पास ही रखी हुई है, सबसे ज्यादा पास ही है इसलिए। तो ये सफेद रंग की सतह है, तो ये देखो मेरे पास दो सतहें मिल गई, एक और सतह मिल गई, एक ये ब्लैक रंग की दिखे। अब आप मुझे बताइए कौन सी सतह ज्यादा आसानी से दिख रही है, तो आप बोलोगे ये व्हाइट वाली। क्यों, क्योंकि ये चमकीली है। अब इस सफेद वाली सतह से प्रकाश टकराकर आपकी आंखों तक पहुंच रहा है, और ये रही कौन सी, ब्लैक, तो इससे प्रकाश कम टकराकर आपकी आंखों तक पहुंच रहा है। अभी मैं ब्लैक टी शर्ट पहना हूं, अगर मैं व्हाइट टी शर्ट पहना होता तो शायद आपको ज्यादा चमकीला दिखता। तो बच्चे देखो क्यों दिखता चमकीला, क्योंकि सतह से प्रकाश टकराकर आपकी आंखों तक आ रहा है। क्या बोल रहे हो सर, सतह से प्रकाश टकराकर आपकी आंखों तक आ रहा है, इस सतह से भी प्रकाश टकराकर आपकी आंखों तक आ रहा है। अरे यही तो है परावर्तन, यही तो है परावर्तन, यही तो है। अरे प्रकाश जब किसी भी सतह से टकराता है तो सतह से टकराकर हमारी आंखों तक आ जाना, यही तो कहलाता है परावर्तन। तो जब भी प्रकाश किसी सतह से टकराता है तो उस सतह से टकराकर वो वापस उसी दिशा में चला जाता है जिस दिशा से आया था। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो बेटा, परावर्तन से संबंधित कुछ और बातें हैं। ठीक, अब बेटा देखो यहां पर परावर्तन से संबंधित हमें कुछ और बातें करना है। उदाहरण के लिए वही हम सतह बना लेते हैं। अच्छा, अब मैं सतह कैसी बना रहा हूं। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर जो आपके मन में आ रहा होगा, सर ऐसी कौन सी सतह है जो सबसे ज्यादा परावर्तन करेगी। मैं आपको बताऊं, दर्पण। आपने आईना देखा है, वही आईना। आईना में ऐसा रख रहा हूं, नीचे वाला हिस्सा कैसा है, पॉलिश है, ऊपर वाला हिस्सा जो है जिससे हम अपना चेहरा, ऐसे चेहरा देखते हो ना, तो मैं पीछे वाला हिस्सा जो पॉलिश वाला हिस्सा है उसको ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो जो आईना होता है ना, जो दर्पण होता है ना, जो मिरर होता है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि जो मिरर होता है उससे जो परावर्तन का मान होता है, परावर्तन का मान सबसे अधिक होता है। तो यदि 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 इस मिरर से, इस दर्पण से कोई प्रकाश किरण टकराती है तो वो टकराकर वापस चली जाएगी। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, परावर्तन प्रकाश का। जो प्रकाश किरण आ रही है, सतह की तरफ आ रही है, जो प्रकाश किरण सतह की तरफ आ रही है, आ रही है, आ रही है, मतलब आपतित किरण है। तो बच्चा देखो, मैं अगर इसको नाम दूं, इस पॉइंट को ओ, तो ये ओ ए कौन सी किरण है, आपतित किरण। ओ ए कौन सी किरण है, आपतित किरण। तो भैया ओ ए कौन सी किरण हो गई बेटा, ओ ए हो गई आपतित किरण। ठीक है, इंसिडेंट रे कहते हैं अंग्रेजी में, से क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। तो ओ ए कैसी किरण हो गई, आपतित किरण। अब ये आपतित किरण कहलाती है इंसिडेंट रे, इसलिए मैं इसे आई आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जरूरी नहीं है। अच्छा देखो, टकराई, टकराकर वापस चली गई, टकराई, टकराकर परावर्तन हो गया, परावर्तन हो गया, परावर्तन हो गया, तो जो किरण गई उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। तो ओ बी जो है कौन सी किरण है बच्चा,
OB कौन सी किरण है? OB है परावर्तित किरण। कौन सी किरण है बेटा? परावर्तित किरण। तो OB कौन सी किरण है बेटा? परावर्तित किरण। अंग्रेजी में से कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। तो इसलिए इसे क्या बोला? RR। ऐसा बिंदु जहां पर दोनों प्रकाश किरण मिल रही हैं उन्हें बोलते हैं आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु बेटा? आपतन बिंदु। तो ऐसा बिंदु जहां पर दोनों प्रकाश किरण मिल रही हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। यहां पर हमने हमारी फिजिक्स लगाना शुरू करी और एक अभिलंब बना दिया जो कि सतह के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 90 डिग्री का, और ये सदैव आपतन कोण पर रहेगा। अब अच्छा देखो, आपतन कोण और सॉरी माफ करना, आपतन कोण का मतलब आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण, दैट इज एंगल आई, है ना। परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण, दैट इज एंगल आर। यदि आप परावर्तन पढ़ने चाहते हो, यदि आप परावर्तन सीखना चाहते हो, तो इन परिभाषाओं को पढ़कर रखना, ठीक है। इन परिभाषाओं को अच्छी तरह से, मैंने डिटेल में और भी वीडियो अवेलेबल है मेरी, वहां पर आपको डिटेल में परिभाषा के साथ चीजें दिखाई गई हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा परावर्तन के नियम, अब परावर्तन के नियम आपको सीखना है ना, तो परावर्तन के नियम सीखने से पहले ये बना दी पहली सतह, ठीक है। अब सतह बना दी, सतह का एक हिस्सा हमने क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। बिल्कुल, ये सारी बातें अब आपको पता है, ठीक है। अब सतह का पहला हिस्सा आपने पॉलिश कर दिया। अब यदि इस सतह पर कोई प्रकाश किरण आती है तो ये कहलाती है आपतित किरण, टकराकर वापस जाती है ये कहलाती है परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर ये मिलते हैं ये बिंदु कहलाता है आपतन बिंदु, ठीक है। क्या कहलाता है? आपतन बिंदु। और यहां पर एक सेनापति खड़ा है, ये सेनापति क्या करेगा? आपकी मदद करेगा। ये सेनापति क्या करेगा? आपकी मदद। ये जो सतह है 90 डिग्री का कोण बना रही है, इसको यहां दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब बच्चे देखो, ये जो कोण बन रहा है दैट इज एंगल आई, ये जो कोण बन रहा है दैट इज एंगल आर, ठीक है। ये आपतन कोण और परावर्तन कोण ये सब बन रहा है। अब बेटा सुनना ध्यान से, बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट है। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे मतलब परावर्तित किरण, एंड नॉर्मल, क्या बोला? आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण व नॉर्मल, ये अभिलंब, ये रही आपतित किरण, ये रहा नॉर्मल, और ये रही रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में है। कहां पर होंगे बच्चा? ये तीनों कौन से तल में होंगे? एक ही तल में होंगे, ठीक है। अब बेटा दूसरा नियम क्या कहता है? जितने एंगल पर प्रकाश किरण आएगी उतने एंगल पर जाएगी, चाहे स्थिति कैसी भी हो, चाहे सतह सीधी हो, चाहे सतह कर्व हो, चाहे सतह बिल्कुल गोल हो, चाहे सतह डब्बे वाले शेप की हो, किसी भी आकार की हो, चाहे सतह चमकीली हो, चाहे सतह उबड़ खाबड़ हो, कैसी भी हो, जब भी प्रकाश किरण जितने कोण पर आएगी उतने कोण पर वापस जाएगी। यही घटना क्या कहलाती है? यही घटना कहलाती है। यार आंसर दे देना यार, मेरे को थोड़ा बहुत, मुझे भी तो प्राउड फील कराओ, मुझे भी तो गर्व हो कि यार मैंने कुछ पढ़ाया था, मेरे बच्चों को आया है। चलो ठीक है, परावर्तन के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत। इसको आप कैसे लिखोगे? परावर्तन का नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होंगे। परावर्तन का दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। चमका? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बेटा देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। यदि एक प्रकाश किरण 60 डिग्री के कोण पर एक दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। यार 60 डिग्री के कोण पर दर्पण पर आपतित हो रही है, दर्पण पर आपतित हो रही है, तो परावर्तन कोण का मान ज्ञात करना है। तो मैं आपको हिंट दे रहा हूं, हिंट हिंट हिंट, ये हिंट है, आप क्वेश्चन खुद करोगे, ठीक है। ये नॉर्मल है, ठीक। ये 60 डिग्री का कोण बना रही है, किसके साथ? दर्पण पर। किस पर बना रही है बच्चा? दर्पण पर। तो ये कोण कितना हो जाएगा? 60 डिग्री का। तो ये पूरा कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 30 डिग्री। अब एंगल आई का मान 30 डिग्री है, तो एंगल आर का मान खुद निकाल लेना। यार अब ना बोलना कि सर ये नहीं आया हमें, ऐसा बोलोगे ना मेरा दिल टूट जाएगा सच में, क्योंकि यदि मैंने आपतन कोण का मान बता दिया तो परावर्तन कोण का मान आप खुद बता दोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आई आर व क्यू का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर देखो, ये क्वेश्चन कहता है आई आर व क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो ये पूरा कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है, ठीक है। तो आई का मान ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूंगा? तो एंगल आई बराबर 90 माइनस 56, तो इसका मान कितना आएगा? 34 डिग्री। तो एंगल आई का मान कितना आ गया? 34 डिग्री। यदि एंगल आई का मान 34 डिग्री है तो आप मुझे बताइए एंगल आर का मान कितना होगा? ठीक है, जल्दी बताइए। अगर एंगल आई का मान 34 डिग्री है तो एंगल आर का मान कितना होगा? एंगल आर भी हो जाएगा 34 डिग्री हो जाएगा। और यदि ये 56 डिग्री है और ये कितने डिग्री है? 34 डिग्री, तो एंगल क्यू कितना हो जाएगा? एंगल क्यू मुझे नहीं पता,
जल्दी 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 आंसर दे देता हूं, फिर और क्वेश्चन करना भी तो है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा। अब प्रतिबिंब क्या होता है? आपने कभी दर्पण देखा, आपने कभी नहाया होगा, नहाने के बाद कॉमनली हम लोग तैयार होने जाते हैं, मेकअप करने जाते हैं, या फिर आपने कभी किसी शादी पार्टी में अपनी बहन या फिर घर की किसी लेडीज को मेकअप करने के लिए बोला होगा। आपने बोला होगा कि बस हम आधे घंटे में निकलने वाले हैं, तो उन्होंने 5 मिनट में बाद कहा कि बस 5 मिनट और, फिर अगले 5 मिनट बाद कहा कि बस 5 मिनट और, फिर अगले 5 मिनट बाद कहा कि सिर्फ 5 मिनट और, फिर अगले 5 मिनट, फिर 5 मिनट और, क्योंकि दर्पण के सामने खड़ी हुई है और मिरर के सामने खड़ी। मेकअप में लड़कियों को टाइम ही कहाँ लगता है, जरा में मेकअप हो जाता है उनका, आपको पता है ना। और मेकअप में कहाँ देर लगती है यार लड़कियों को। अब देखो आप लोग भी तो मेकअप, आप लोग भी तो तैयार होते हो। यदि हम दर्पण के सामने खड़े हुए हैं और हमारे जैसा बंदा दर्पण के पीछे खड़ा हुआ है, तो आप क्या हो? वस्तु। आपके जैसा जो भैया खड़ा हुआ है ना, वो क्या है? आपका प्रतिबिंब। सेल्फी लिए कभी? सेल्फी लिए? जब आप सेल्फी लेते हो ना, तो आप खड़े रहते हो मोबाइल पकड़ कर, तो आप क्या हो? वस्तु। आपके जैसा बंदा फोटो ऐसे पोज बना के खड़ा होता है, वो क्या है? आपकी इमेज। वो क्या है? आपका प्रतिबिंब। तो दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु, दर्पण के पीछे रखी हुई एक और वस्तु उसके जैसी दिखाई देती है। तो यदि किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं, तो उसका, उसके जैसा एक और सगा, एक और जुड़वा, एक और उसका दुकेला भाई उस दर्पण के पीछे दिखता है। ज्यादा दूर मत जाओ, ये भाई साहब खड़े हुए हैं, ये प्याली सी क्यूट सी बच्ची खड़ी हुई है, इसके जैसा, माना कि हाइट में लंबा है, इसके जैसा एक प्रतिबिंब बन रहा है, देख रहा? ये वस्तु है और ये है क्या है बच्चे? उसका प्रतिबिंब। ये वस्तु है और ये है क्या है बच्चे? उसका दर्पण के सामने यदि किसी वस्तु को रखते हैं ना, तो उसका प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे, कॉमनली दर्पण के पीछे बनता है। आगे भी बनेगा जब हम बढ़ेंगे, उसके बाद जब बातें करेंगे, ठीक है? तो बच्चे, वस्तु मतलब मैं दर्पण के सामने खड़ा था, मैं वस्तु होऊंगा, और मेरे जैसा बंदा, मेरे जैसा व्यक्ति दर्पण के पीछे खड़ा है, वो हो जाएगा प्रतिबिंब। कुछ उदाहरण यहां पर दिए हुए हैं। ये क्या हो गया बच्चा? वस्तु। और ये क्या हो गया बच्चा? प्रतिबिंब। ये क्या हो गया बच्चा? वस्तु। और ये क्या हो गया बेटा? प्रतिबिंब हो गया, ठीक है? आगे ये दीदी खड़ी हुई हैं, इनसे बड़ी दीदी एक और दिख रही है, और उल्टी भी दिख रही है। अब उल्टी सीधी क्यों दिख रही हैं, अभी हम बातें पढ़ेंगे जब अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे तब। तो बच्चे इतना सा याद रखना है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब, यदि कोई वस्तु दर्पण के सामने रखी, तो उसकी फोटोकॉपी, उसके जैसी वस्तु दर्पण के पीछे सामान्यतः दिखाई देती है, वो होती है वस्तु का प्रतिबिंब। अब वस्तु के प्रतिबिंब बनने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। वस्तु के प्रतिबिंब को बनाने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। पहली शर्त ये कि कम से कम वस्तु से 2 किरणें आना चाहिए। कम से कम, अधिकतम तो अनंत ले आओगे आप, कम से कम वस्तु से 2 किरणें आना चाहिए, और परावर्तन के बाद वाली किरणें होना चाहिए, या अपवर्तन हम पढ़ेंगे तो अपवर्तन के बाद वाली किरण। जैसे अभी परावर्तन की घटना पढ़ना, तो परावर्तन के पश्चात जो आने वाली प्रकाश किरणें होती हैं, तो परावर्तित किरणें। तो किसी वस्तु से कम 2 किरणें आना चाहिए। किसी वस्तु से कम कितनी किरणें आना चाहिए बच्चे? 2 किरणें। अब बेटा देखो ध्यान से, मैं आपको बताता हूं कि कैसे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनना। मान लो ये दर्पण है, ये रखा हुआ है दर्पण, और पीछे वाला हिस्सा जो मैं डैश डैश बना रहा हूं, वो है कैसा? वो क्या है बच्चे? पॉलिश हिस्सा। तो ये रख दी मैंने एक वस्तु का नाम क्या है बच्चा? AB। ये रख दी मैंने वस्तु। अब वस्तु के शीर्ष से अधिकतम जो प्रकाश किरणें हैं, शीर्ष से ले जाते हैं हम, तो एक प्रकाश किरण ऐसी गई जो परावर्तित होकर वापस चली गई, ठीक है? अब दूसरी प्रकाश किरण कुछ ऐसी गई, तो ये ऐसी आ जाएगी। अब बेटा देखो, ये प्रकाश किरण बैकवर्ड एक्सटेंड करो, पीछे की तरफ खींचो, ये प्रकाश किरण पीछे की तरफ खींचो, तो जिस बिंदु पर ये परावर्तित किरणें मिलेंगी, देखो ये परावर्तित किरणें को खींचा है मैंने, ये परावर्तित किरणों को खींचा है, तो जिस बिंदु पर परावर्तित किरणें मिलेंगी, वहां पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो यदि ये वस्तु है ऑब्जेक्ट, तो ये क्या है बच्चा? आपका इमेज। ये क्या है बच्चा? आपका इमेज। तो यदि कोई वस्तु दर्पण के सामने रखी है, तो दर्पण से आने वाली वस्तु से जो परावर्तित किरणें होंगी, कम से कम 2 परावर्तित किरणें आपको इमेज बनाने के लिए चाहिए। वैसे तो अनंत निकाल सकते हो, लेकिन हमारे लिए 2 काफी है, ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना, 2 में काम हो रहा है। अब बेटा देखो, हो सकता है कि यहां पर दर्पण ऐसा ना हो सकता है यहां पर दर्पण गोली दर्पण हो। यहां पर दर्पण कैसा हो बेटा? गोली दर्पण हो। तो यदि किसी गोली दर्पण के सामने मैं किसी वस्तु को रखता हूं, तो पहली प्रकाश किरण समांतर जो कि जाती है एक पॉइंट से, ये फोकस कहलाता है, और दूसरी प्रकाश किरण कैसी आ जाती है? परावर्तित आ जाती है। तो यहां पर परावर्तित किरणें मिल रही हैं। तो इस स्थिति में जो किरणों को हम जबरदस्ती खींच कर लाए थे, इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बना था वो आभासी बना था, और इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बना है वो वास्तविक बना है बेटा, ठीक है? अब बेटा देखो, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आभासी और एक होता है वास्तविक। आगे बढ़ते हैं बेटा।
अब गोली दर्पण, दर्पण हमेशा सीधा हो ये जरूरी नहीं, दर्पण गोली भी होता है। गोली दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है। परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? गोली होता है। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, या फिर वो हो सकता है अवतल मतलब दबे हुए तल वाला, अव मतलब दबे हुए तल वाला, या फिर वो हो सकता है उत्तल, या फिर वो अवतल हो सकता है, या फिर कैसा हो सकता है? उत्तल। तो बेटा देखो जैसे कि ये सरफेस जो है दबा हुआ है और ये सरफेस जो है उभरा हुआ है, तो ये परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, कौन सा पृष्ठ है? परावर्तक पृष्ठ है। तो जब भी परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है तो दर्पण कैसा होता है बच्चे? उत्तल दर्पण होता है। और यदि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस दबा हुआ होगा, मतलब परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होगा, दबा मतलब अव होगा, तो ये दर्पण कैसा कहलाएगा? अवतल दर्पण। ये दर्पण कैसा कहलाएगा बच्चे? अवतल दर्पण। तो यदि परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ है तो परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ है तो उत्तल दर्पण, यदि परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ है तो अवतल दर्पण। ठीक है बेटा। अब बच्चे देखो गोली दर्पण, जैसा कि आप हमेशा चित्र बनाओगे ना तो कोशिश करेंगे कि परावर्तक पृष्ठ लेफ्ट की तरफ हो। तो बच्चा ये परावर्तक पृष्ठ जो है अंदर की तरफ दबा हुआ है, तो आप मुझे जल्दी से बताइए, वैसे मैं ही बता दूं कि ये कौन सा दर्पण है बेटा? तो ये है अवतल दर्पण। ठीक है। और यदि परावर्तक पृष्ठ उठा होगा, क्योंकि चिन्ह परिपाटी के अनुसार, अभी हम चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे ना, चिन्ह परिपाटी के अनुसार किसी भी दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है लेफ्ट की तरफ होना चाहिए। तो ये कैसा है बच्चे? इसका परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ है, इसलिए इसे बोलेंगे उत्तल। उत्तल मतलब उभरा हुआ। ठीक है, क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। ठीक है, आगे बेटा देखो, अब गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। अब बेटा ये गोली दर्पण कभी ना कभी किसी गोले का हिस्सा रहा होगा, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो, दोनों दर्पण कभी ना कभी किसी गोले का हिस्सा रहे होंगे, कभी ना कभी ये किसी ना किसी गोले से बने होंगे। जब ये गोले से बने हैं तो गोले का केंद्र भी तो होगा। तो जो इस दर्पण का केंद्र है, जो इस पूरे दर्पण का केंद्र है ना, वही उस गोले का केंद्र है। ठीक है, ये पूरे गोले का जो केंद्र है वही इस दर्पण का केंद्र है, याद रखना। ठीक है। अब बेटा देखो सेम टू सेम ये भी कभी किसी गोले का हिस्सा रहा होगा, तो जो इस गोले का केंद्र था वही इस दर्पण का केंद्र रहेगा। अच्छा देखो, दर्पण से लेकर ये आप देख पा रहे हो यहां पर, दर्पण से लेकर ये दर्पण के केंद्र से लेकर दर्पण के ध्रुव, दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है वो कहलाता है ध्रुव। क्या कहलाता है बच्चे? ध्रुव। तो दर्पण के केंद्र से लेकर ध्रुव तक मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली लाइन, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है एक्सिस। ये क्या कहलाती है? अक्ष। ये क्या कहलाती है बच्चे? अक्ष। अब यहां पर भी देखो ये जो लाइन दिख रही है ना, ये पीसी, और यहां पर भी देखो ये जो लाइन दिख रही है ना पीसी, ये क्या है? अक्ष। ये क्या है बच्चा? अक्ष। आप जितनी भी वस्तुएं रखोगे अक्ष पर रखोगे, और प्रतिबिंब किसके सापेक्ष बनेगा? अक्ष के सापेक्ष बनेगा। अब बेटा देखो, इसका मध्य बिंदु, इसके मध्य में क्या होता है? फोकस होता है। समांतर प्रकाश किरण हमेशा कहां से जाती है बच्चे? फोकस से। आगे बढ़ते बच्चे, अवतल दर्पण के लिए वस्तु व प्रतिबिंब की स्थिति। बेटा देखो, आपको अगर डायग्राम बनाना है ना तो इन 3 नियमों को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। यदि आपने इन 3 नियमों को ध्यान से नहीं पढ़ा ना बेटा, तो आप कोई भी प्रतिबिंब नहीं बना पाओगे। पहले मैं नियम बता देता हूं, उसके बाद में आगे बढ़ता हूं। पहला नियम, समांतर अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण केंद्र से फोकस से जाती है। ये पहला नियम है। फिर से, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, दोनों में ये स्थिति फॉलो होती है। ठीक है। अच्छा, दूसरी प्रकाश किरण यदि फोकस से आती है तो परावर्तन के पश्चात कैसी हो जाती है? समांतर। ठीक है। तो पहली प्रकाश किरण क्या होती है? समांतर आती है। समांतर आती है तो कैसी हो जाती है बच्चे? फोकस से जाती है। ठीक है। अब यदि कोई प्रकाश किरण अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से आती है। यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से आती है तो वो अक्ष की कैसी हो जाती है? समांतर हो जाती है ना। तीसरा, यदि कोई प्रकाश किरण केंद्र से आती है तो वो उसी दिशा में वापस लौट जाती है, क्योंकि ये केंद्र के सापेक्ष दर्पण पर 0 डिग्री के कोण पर आ रही है, और यदि 0 डिग्री पर आ रही है तो 0 डिग्री पर वापस पहुंच जाएगी। यदि आप इमेज बनाना चाहते हो, यदि आप किसी वस्तु के स्थिति और प्रतिबिंब को जानना चाहते हो, तो आपको इन 3 नियमों को आना बहुत जरूरी है। अब एक एक करके, यदि किसी वस्तु को मैं अनंत पर रखता हूं, कहां पर रखता हूं बच्चे? अनंत पर। यदि किसी वस्तु को मैं अनंत पर रखता हूं तो देखते हैं उसका प्रतिबिंब कहां बनता है बेटा। देखो ध्यान से, अब वस्तु अनंत पर है, हमें क्या पता कितनी बड़ी वस्तु है। तो वस्तु से पहली प्रकाश किरण आई समांतर, फोकस से चली गई। पहली प्रकाश किरण आई समांतर, जो कहां से चली गई बेटा? फोकस से। दूसरी प्रकाश किरण कैसी आई? समांतर, और वो कहां से चली गई बेटा? फोकस से चली गई। तो ये जिस बिंदु पर मिल गई, जिस बिंदु पर मिल गई उस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो देखो कहां पर मिल रही है बच्चा? फोकस पर। ठीक है। अच्छा, यहां पर प्रकाश किरणें सच में मिल रही हैं तो प्रतिबिंब कैसा होगा बेटा? प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक। प्रतिबिंब कैसा होगा बेटा? वास्तविक। तो यदि प्रकाश किरणें सच में मिलती हैं तो प्रतिबिंब कैसा होता है बच्चे? वास्तविक। अब दूसरी स्थिति देखते हैं बेटा। अब यदि कोई वस्तु ही फोकस पर रखी हो,
यदि कोई वस्तु किस पर रखी हो, फोकस पर, तो मान लिया एक वस्तु फोकस पर रखी है, प्रकाश किरण गई और कैसी हो गई बच्चे, समांतर। प्रकाश किरण गई और कैसी हो गई बच्चे, ये समांतर। अच्छा एक चीज आप ध्यान रखना, यहां पर एक मिस प्रिंट है, ये V नहीं है, ये P है, ठीक है, ये V नहीं है, ये P है। तो यदि कोई वस्तु फोकस पर रखी है तो प्रतिबिंब, अब ढूंढ लो ना जाने समांतर, ये समांतर किरणें कहां मिलेंगी, अनंत पर। तो समांतर किरणें कहां मिलेंगी, अनंत पर। अच्छा समांतर किरणें अनंत पर मिलेंगी, समांतर परावर्तित किरणें अनंत पर मिलेंगी, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक। प्रतिबिंब कैसा होगा बच्चे, वास्तविक। अधिक जानकारी के लिए कृपया प्रतिबिंब वाले कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखें। तीसरा, यदि किसी वस्तु को मैं रख देता हूं कहां पर बेटा, यदि किसी वस्तु को C के परे, C से दूर रख देता हूं, तो हम रख देते हैं वस्तु को, तो ये रख दिया मैंने C से दूर, ठीक। आप थोड़ी छोटी वस्तु बना दे तो इमेज अच्छी बन जाएगी। तो यदि किसी वस्तु को मैंने C से थोड़ा दूर रख दिया तो वस्तु के शीर्ष से पहली प्रकाश किरण आई, ठीक, और शीर्ष से आने वाली प्रकाश किरण कहां से जाएगी, फोकस से, और दूसरी प्रकाश किरण कैसी जाएगी बच्चे, केंद्र से, जो परावर्तन के पश्चात कहां जाएगी बच्चा, वापस। दर्पण को थोड़ा सा बड़ा करते हैं भाई, छोटू सा दर्पण हो गया था, ठीक है। तो बच्चे ये जिस बिंदु पर दोनों प्रकाश किरणें मिल गई हैं, जिस बिंदु पर दोनों प्रकाश किरणें मिल गई हैं, वहां पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। तो ए बी यदि वस्तु थी तो प्रतिबिंब क्या बन जाएगा हमारा, A डैश B डैश, ठीक है। अब बेटा देखो यहां पर वस्तु कहां रखी थी, वस्तु रखी थी C पर, तो प्रतिबिंब मतलब इमेज कहां रखी है, किसके मध्य, C व F के बीच कहीं, C व F के कहां बन रही है बेटा, बीच, ठीक है। अब चौथा पॉइंट देखते हैं, यदि मैं वस्तु को ही रख दूं कहां पर, C व F के बीच, यदि मैं वस्तु को कहां रख दूं बेटा, C व F के बीच, तो ये रख दी मैंने वस्तु को C व F के मध्य, तो पहली प्रकाश किरण समांतर जाएगी और ये कहां से जाएगी बेटा, फोकस से। दूसरी प्रकाश किरण ध्रुव पर जाएगी और परावर्तन के दूसरे नियम को फॉलो करती हुई जिस दिशा में, जिस कोण पर आई है ना, उतने कोण से होती हुई ये चली जाएगी, और जहां पर ये मिलेगी, हो सकता है और ज्यादा दूर मिलती हो, जहां पर ये मिलेगी वहां पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। जैसे कि यदि ये वस्तु थी तो जहां पर परावर्तित प्रकाश किरणें मिल रही हैं वहां पर उसकी क्या बन रही है, इमेज। तो यदि किसी वस्तु को मैंने C व F के मध्य रखा था तो इमेज कहां बनी थी बेटा, इमेज कहां बनी थी, C से दूर। इमेज कहां बनी थी बेटा, C से दूर। इमेज कहां बनी थी बेटा, C से दूर। तो C व F के बीच में अगर किसी वस्तु को रखा है तो उसकी इमेज। अच्छा दोनों स्थितियों में प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, रियल। रियल मतलब वास्तविक, दोनों में प्रकाश किरणें सच में मिल रही हैं, ठीक है। अब पांचवे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। पांचवा क्या कहता, अच्छा एक बार फिर से, ये P है, ये मिसप्रिंट है थोड़ा सा, ये P है, ठीक है। तो यदि किसी वस्तु को मैं ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु को कहां रख दूं, C पर, मतलब वक्रता केंद्र पर। तो यदि किसी वस्तु को मैं C पर रख दूं तो C से पहली प्रकाश किरण समांतर जाएगी। C से जो वस्तु रखी है ना, उससे पहली प्रकाश किरण कैसी जाएगी, समांतर। समांतर कहां से जाती है, फोकस से। दूसरी प्रकाश किरण कहां से जाएगी, फोकस से, और ये फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण यहां पर आकर मिल गई। हो सकता है मेरे से ये सीधी ना बनी हो, तो आप जब ड्राइंग बना रहे हो ना तो सीधी बना लेना। तो ऑब्जेक्ट ये रखा है, इमेज ये रखी है, तो इमेज कहां बन रही है, C पर। तो बच्चे एकलौती स्थिति है जब वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है। एकलौती स्थिति है जब वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है बच्चे, बराबर होता है। अब ये छठी स्थिति बड़ी यूनिक है। छठी स्थिति कहती है कि यदि किसी वस्तु को P मतलब ध्रुव व F के मध्य रखते हो, यदि किसी वस्तु को P व F के मध्य रखते हो, तो ये रख दिया हमने वस्तु को, तो अब इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यदि हम किसी वस्तु को P व F के मध्य रख देते हैं, पहली प्रकाश किरण समांतर, और समांतर प्रकाश किरण कहां से जाएगी बेटा, फोकस से। दूसरी प्रकाश किरण कहां से जाएगी, वक्रता केंद्र से। तो ये उसी दिशा में लौट जाएगी जिस दिशा में आई थी। मैंने डायग्राम बनाने के पहले ये सारी बातें बताई थी। अब भाइयों और बहनों, इनको एक्सटेंड करो, इनको पीछे की तरफ खींचो, तो जहां पर ये जबरदस्ती खींचतान कर मिलेंगी, हम जबरदस्ती इनको खींचेंगे तो वहां पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। और प्रतिबिंब क्या बनेगा बेटा, जैसे यदि वस्तु O है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, I। तो इस स्थिति में जो प्रतिबिंब है मतलब इमेज है, कहां बन रही है, दर्पण से पीछे, दर्पण के पीछे। और ध्यान से देखो, इस स्थिति में जो इमेज है वो बड़ी है ऑब्जेक्ट से,
और यहां पर प्रकाश किरणें सच में मिली थी और यहां पर प्रकाश किरणों को हमने खींचकर मिलाया है, तो यहां पर प्रतिबिंब वास्तविक था और यहां पर प्रतिबिंब आभासी है। ठीक है, जब प्रकाश किरणों को हम जबरदस्ती मिलाते हैं तो प्रतिबिंब कैसा होता है बेटा, प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है। याद रखना, और इसी प्रिंसिपल का यूज हम कई जगह करेंगे जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। अब बेटा आगे बढ़ते हैं। अब उत्तल दर्पण के लिए, अब उत्तल दर्पण के लिए भी प्रतिबिंब की स्थिति वही जो हम पहले पढ़े थे। यदि किसी वस्तु को ये पी से परे रखोगे, मतलब ध्रुव से बिटवीन अनंत व ध्रुव के मध्य रखोगे, तो इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा और फोकस व ध्रुव के मध्य बनेगा। अब यदि कोई वस्तु अनंत पर रखी है तो इस स्थिति में प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। ये दो कंडीशंस हैं आपके डायग्राम में। अब चिन्ह परिपाटी, बेटा देखो याद रखना, मैं चिन्ह परिपाटी क्लास में कई बार बता चुका हूं। ये आपका पोल है, ये आपका ध्रुव है। अब पोल से कार्टेशियन सिस्टम का उपयोग करते हुए जो भी प्रकाश किरणें या फिर जो भी नापतोल आप करोगे ध्रुव के मध्य सापेक्ष, जो भी लेफ्ट हैंड की तरफ होंगे, एलएचएस कहां की तरफ होंगे बच्चे, एलएचएस की तरफ होंगे, जितने भी नापतोल वो कैसे लोगे बच्चे, ऋणात्मक। कैसे लोगे बच्चे, ऋणात्मक। कैसे लोगे बच्चे, ऋणात्मक। कैसे लोगे बच्चे, ऋणात्मक। अच्छा, जो भी प्रकाश किरणें राइट हैंड की तरफ जाएंगी, किस तरफ जाएंगी बेटा, राइट हैंड की तरफ, तो उनको क्या लोगे बच्चे, उनकी दूरी का नापन हम जब करेंगे तो कैसा करेंगे बच्चा, धनात्मक। उनकी दूरी का मापन हम कैसा करेंगे बच्चा, धनात्मक। तो ध्रुव से हमारा रिश्तेदार कौन है, हमारा रिश्तेदार कौन है, ध्रुव। अब आपका कोई रिश्तेदार का नाम ध्रुव तो नहीं है, ऐसा ना। तो बच्चे देखो, जो भी प्रकाश किरणें ध्रुव से लेफ्ट की तरफ जाएंगी वो ऋणात्मक, जो राइट की तरफ आएंगी वो धनात्मक। उनके मापन को हम धनात्मक लेंगे, चाहे दर्पण अवतल हो चाहे दर्पण उत्तल हो। अच्छा, जो भी प्रकाश किरणें अक्ष से ऊपर की तरफ, अक्ष से ऊपर की तरफ, अच्छा ये वस्तु और प्रतिबिंब भी हो सकता है, तो जो अक्ष से ऊपर की तरफ दिशा इंगित करेगा जो वो पॉजिटिव में आएगा, और जो नीचे की तरफ इंगित करेगा, जो नीचे की तरफ डायरेक्टेड करेगा, वो कैसा आएगा बच्चे, नेगेटिव में। चिन्ह परिपाटी का नियम कहता है कि वस्तु हमेशा लेफ्ट में होगी, वस्तु हमेशा लेफ्ट में होगी तो यू सदैव कैसा होगा, ऋणात्मक। हर एक कंडीशन में यू कैसा होना चाहिए बच्चे, आपका ऋणात्मक। मैंने आपसे दर्पण बनाते में कहा था कि परावर्तक पृष्ठ लेफ्ट में रखोगे, परावर्तक पृष्ठ लेफ्ट में रखोगे तो वस्तु आप कहां रखोगे, लेफ्ट में रखोगे। और जब लेफ्ट में रखोगे ना तो वस्तु कैसी रखा, वस्तु की जो दूरी होगी वो कैसी होगी बच्चे, ऋणात्मक। ठीक है, अब बेटा आगे बढ़ते हैं। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र यार हर बच्चे को मुंह जुबानी याद होता है। दर्पण सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जहां पर f का मतलब क्या है, फोकस दूरी। F का मतलब क्या है, फोकस, मतलब फोकस से लेकर ध्रुव तक की दूरी। ठीक है, अच्छा U का मतलब क्या है, वस्तु से लेकर ध्रुव तक की दूरी। P मतलब पोल, और V का मतलब क्या है बच्चे, प्रतिबिंब से लेकर ध्रुव तक की दूरी। ठीक है, तो बच्चे U, V और F के मध्य एक ऐसा सूत्र जो इन तीनों के मध्य संबंध बताता है वो क्या कहलाता है, दर्पण सूत्र कहलाता है। अब बच्चे रेखीय आवर्धन, अब आप इन 6 डायग्राम को ध्यान से देखो। अब इन 6 डायग्राम को यदि आप ध्यान से देखते हो ना तो कभी प्रतिबिंब के सापेक्ष वस्तु बड़ी बनती है, कभी प्रतिबिंब के सापेक्ष सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, यदि किसी वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब बड़ा बनता है, कभी कभी वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, तो प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार के मध्य जो संबंध बताता है उसे कहते हैं रेखीय आवर्धन। अंग्रेजी में से कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, और इसे प्रदर्शित करते हैं m से। इसका फॉर्मूला होता है I/O। I का मतलब क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और O का मतलब क्या है, वस्तु की ऊंचाई। ठीक है बच्चे, ये एक मात्रकहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। यदि m का मान 1 है, यदि m का मान 1 है तो वस्तु का आकार बराबर होगा प्रतिबिंब के। यदि m का मान 1 से ज्यादा है तो प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा वस्तु से। यदि m का मान 1 से कम है तो वस्तु का आकार छोटा होगा, प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा वस्तु से। बेटा इन्हें याद रखना, क्वेश्चंस जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं ना तो न्यूमेरिकल की शॉर्ट ट्रिक होती है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, ये एक विमाहीन राशि है, कोई भी मात्रक नहीं है, याद रखना। अब बेटा आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। अब वाहनों में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, वाहनों में आपने देखा होगा गाड़ी में ऐसे साइड में 2 दर्पण लगे होते हैं, तो उन्हें बोला जाता है साइड मिरर। पीछे देखने के लिए जिस मिरर का उपयोग किया जाता है वो मिरर कौन सा होता है, तो पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण का जो सतह होती है ऐसी होती है उभरी हुई, और उभरी हुई होती है तो पीछे का ज्यादा एरिया, अवतल दर्पण का जो एरिया होगा इतना होगा, लेकिन उत्तल दर्पण का जो होगा एरिया ज्यादा एरिया को कवर करेगी, तो पीछे आने वाले ज्यादा वस्तुओं को, पीछे से आने वाली ज्यादा गाड़ियों को हम देख पाए, इसीलिए दर्पण कैसा होता है बच्चे, उत्तल दर्पण। आगे, टफ क्वेश्चन भी होता है क्या, इतना टफ क्वेश्चन भी होता है। क्वेश्चन कहता है आपतन कोण का मान
परावर्तन कोण के सदैव बराबर, समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती या अधिक। इतना टफ क्वेश्चन भी होता है क्या? तो बच्चे परावर्तन के नियम से आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो ए बराबर इज द राइट आंसर। और उसके बाद एक समतल दर्पण की त्रिज्या, बच्चे याद रखना समतल दर्पण की जो त्रिज्या होती है वो होती है अनंत। समतल दर्पण की त्रिज्या कैसी होती है बच्चे? अनंत होती है, तो ए इज द राइट आंसर। तो बेटा इसी के साथ आज का जो हमारा पढ़ने का, बेटा देखो अब आप सोचो कि डेप्थ में बहुत ज्यादा कोर नॉलेज वो हम बैचेस में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं ना बेटा, ये सिर्फ आपका रिवीजन था। आपको वन शॉट में चैप्टर को, मतलब जितने 1 या 2 लेक्चर में हम चैप्टर को खत्म करेंगे, उस वन शॉट में चैप्टर के मेन टॉपिक को, चैप्टर के पीवाईक्यू से रिलेटेड टॉपिक को, मतलब जिनसे पीवाईक्यू सॉल्व हो सकते हैं, उन सारे टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं। तो बच्चे बहुत लंबा लेक्चर नहीं है, अराउंड 1 घंटे के आसपास का लेक्चर, 1 घंटे से 2-4-5 मिनट कम ही होगा ये लेक्चर। तो इतनी देर का जो लेक्चर है, इस लेक्चर को आप कॉन्सेंट्रेशन, डेडिकेशन के साथ देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप आराम से देख सकते हो, आप आराम से समझ सकते हो, और ये आपको पूरा चैप्टर रिवाइज। वैसे आप बैच में सारी चीजें, उड़ान हिंदी के बैच में एक चीज को डिटेल में पढ़ चुके हो। तो बेटा आज के लिए एक पार्ट हमारा खत्म हुआ प्रकाश का, और कौन सा पार्ट खत्म हुआ? परावर्तन वाला पार्ट खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपवर्तन वाला पार्ट। कौन सा पार्ट स्टार्ट करेंगे? और उसे भी एक शॉर्ट में हम खत्म करेंगे, बिना कोई बातें करें, बिना कोई एक्स्ट्रा बातें करें, सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। जैसा कि आप जानते हो, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, आई अवॉइड बट पढ़ाई डोंट अवॉइड मी। पढ़ाई कर लो भाई, भले दिन हो जाएंगे। खेलोगे कूदोगे तो भी बनोगे नवाब, और पढ़ोगे लिखोगे तो भी बनोगे नवाब। दोनों का कॉम्बिनेशन बनाए चलो। खेलना कूदना हमारे मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए आवश्यक है, तो खेलना कूदना और भागना दौड़ना सारी चीजें जारी रखो। ऐसा भी नहीं कि खेलना ऐसा आओ मैं मोबाइल में खेलना ना, फिजिकल गेम्स खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास खत्म होती है बच्चों। थैंक यू इतनी कंसिस्टेंसी, इतने कंसंट्रेशन के साथ आज के इस लेक्चर को देखने के लिए। बेटा देखो देखो, पढ़ो यार, पढ़ोगे लिखोगे तो जिंदगी आपकी सुधरना है, जिंदगी आपकी बना। कहते हैं ना कि यदि परिवार का एक भी व्यक्ति पढ़ लेता है ना, तो आने वाली कई पीढ़ियों का वो भविष्य सुधार देता है, आने वाली कई पीढ़ियों के भविष्य को वो परिवर्तित कर सकता है। तो शायद आप वो व्यक्ति हो, शायद आप वो व्यक्ति हो जो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बदलने वाले हो। ठीक है, तो बेटा इस प्यारे से सेंटेंस के साथ आज की क्लास को खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मैं आकाश श्रवण ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी सुख ही रहें, आप सभी स्वस्थ रहें, आप सभी फिट रहें, किसी भी तरह की आपको कोई परेशानी ना हो। इसी के साथ हम आज की क्लास को खत्म करते हैं। बहुत जल्दी मिलते हैं, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। तो चैन से सोना है तो जाग जाइए। हम मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पढ़ाई करना अच्छी तरह से। बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों।